हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का। ये 11वीं क्लास का बुक है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में चुनाव और प्रतिनिधित्व, चुनावी राजनीति, जो कि हम 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास में कम्प्लीटली करें हैं। 10वीं में भी है, 11वीं में भी है, 12वीं में भी, तो तीनों को इंक्लूड करके एक नोट्स बनाए हैं, उसको करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चुनाव और लोकतंत्र से रिलेटेड हम कुछ सवाल कर रहे हैं। क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है? नहीं। क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है? हाँ, हो सकता है। सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की नहीं ले सकते। इसमें यह है कि सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। बड़े लोकतंत्र की चुनावी आवश्यकता, कह रहे कि पहला प्रश्न ये है कि बड़े लोकतंत्र का चुनाव की आवश्यकता के बारे में याद दिलाता है कि कोई भी निर्णय लेने में सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते। अतः लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो हम प्रतिनिधि इसलिए चुनते हैं कि भाई 140 करोड़ की आबादी मिल बैठ के कहाँ निर्णय करेंगे, इसलिए प्रतिनिधि चुन लेते हैं और वो अपना संसद में करते रहते हैं। हम प्रायः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। राज्य प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते थे। जैसे ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए निकटतम उदाहरण है। लेकिन जब लाखों और करोड़ों लोगों को निर्णय लेना हो तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। समझ रहे हैं आप लोग? अतः जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन से है, यानी हमारा लोकतंत्र क्या करता है? जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चलने वाले शासन। ऐसी व्यवस्था में नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, चुनते हैं और सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। चुनाव या निर्वाचन कहते हैं इस प्रक्रिया को। इसमें नागरिकों की सीमित भूमिका होती है। प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं, यानी कानून निर्माण में, हर चीज़ काम करने में, विधायिका में लोग अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी कर देते हैं और वो प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि उनके लिए संसद में काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं हम प्रत्यक्ष ना करके अप्रत्यक्ष करते हैं, क्योंकि बड़ा है। और यही अगर ग्राम सभा में देखा जाए, नगर पालिका से रिलेटेड देखा जाए, नगर निगम से, तो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो लिखा है कि नागरिक उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। ऐसे ही है कि गैर लोकतांत्रिक देशों में भी चुनाव होते हैं, लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासक स्वयं को लोकतांत्रिक साबित करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। संविधान चुनाव के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है। जैसे कि बहुत सारे सवाल, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन मत देने योग्य है, कौन चुनाव लड़ने योग्य है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतदाता अपना प्रतिनिधित्व कैसे चुनेगा, मतगणना कैसे होगी, प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा, इत्यादि क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। जैसे कि अन्य सभी लोकतांत्रिक संसदों की भांति भारत का संविधान भी इसी तरह के प्रश्नों का उत्तर देता है। जैसे कि लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। हमारा लक्ष्य क्या है कि लक्ष्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है हमारा लक्ष्य। बाकी आइए देखते हैं, फटाफट करते हैं। अभी नोट्स से समराइज करेंगे, इसको नोट्स बना रखे हैं हम। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि प्रत्येक छात्र एक वोट दे सकता है और कक्षा में एक प्रतिनिधि चुनने की बात हो रही है। कक्षा प्रतिनिधियों में चुने, जिसमें बच्चे आपस में इसको प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं अपनी कक्षा में कैसे कैसे होता है। ये इम्पोर्टेंट बहुत सारा है, जो सबसे आगे वही जीते। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यह भारतीय
अखबार के एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में 1984 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के 80% है। कितना प्रतिशत? 80% है ना। लेकिन 3/4 सीटें मिली। इसका अर्थ क्या हुआ कि 80% 3/4, आगे देखते हैं, तालिका में भी देखेंगे। कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले, जिसका अर्थ यह हुआ कि कुल मिलाकर जीतने वाले मतदानों में 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली। सीट और वोट में डिफरेंस है यहाँ पे, जिससे आप देख सकते हैं। कांग्रेस को वोट मिला 48% और सीट मिली 415, जबकि जनता पार्टी को वोट मिला 68 और सीट मिली 10। यहीं पे देखिए, भाजपा को मिला 7.4% वोट और सीट मिली 2। तो परसेंटेज की चीज़ें अलग हैं और सीटें की चीज़ें अलग हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, तेलुगु देशम में 4.1%, मतलब इन लोगों से बहुत कम वोट पाया, लेकिन इसकी सीट निकली 30। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने देश के चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। बांटने का काम कौन करता है? परिसीमन आयोग। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रतिनिधि को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, यानी कि FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति। इसको बोलते हैं जो सबसे आगे वही जीते। इसको और भी नाम से जानते हैं, अभी पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। यानी कि प्रत्याशी से अधिक वोट मिले वो आगे, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली होता है। बहुदलीय व्यवस्था भी इसे कहते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। कह रहे कि प्रत्याशी को मुकाबले में सबसे आगे निकल जाना वही विजयी कहलाता है। बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं इसको, ये ध्यान रखिएगा। बहुलवादी व्यवस्था किसको कहते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सभी हारने वाले प्रत्याशी को वोट बेकार चले जाते हैं। ये अब कंसेप्ट बता रहा है कि ऐसा क्यों होता है। आइए इसके उदाहरण को देखें। कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात में ज़्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि उनके अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां से उसके प्रत्याशी जीते उसे 50% से वोट मिले, 50% से वोट कम मिले। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हो तो जीतने वाले प्रत्याशी को प्रायः 50% से कम वोट मिलते हैं। सभी हारने वाले प्रत्याशी के वोट बेकार चले जाते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोटिस करा रहा है कि हारने वाले प्रत्याशी के वोट बेकार चले जाते हैं। अभी इस कंसेप्ट को आगे देखेंगे क्या है। क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों दलों में कोई सीट नहीं मिलती। मान लीजिए कि किसी पार्टी में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते हैं, लेकिन अन्य प्रत्याशियों में किसी को भी कम मिलते हैं। उस स्थिति में केवल 25% या उससे भी कम वोट पा कर कोई दल सभी सीटें जीत सकता है। अब ये इसका आंसर है यहाँ पे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। जैसे इजराइल में और नीदरलैंड में है कि वहाँ पे जितना वोट प्रतिशत होगा उसके बराबर सीट प्रतिशत होगा, यानी कि वोटों की परसेंटेज जितनी होगी वही सीट की प्रतिशत में बांट दिए जाएंगे। ये इजराइल में और नीदरलैंड में ये है। पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ जितनी सीट उतनी निर्वाचन क्षेत्र होती है। भारत में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जबकि नीदरलैंड और इजराइल में पूरे देश में एक ही निर्वाचन क्षेत्र है। इसीलिए वहाँ पे जितनी वोट होती है परसेंटेज में, उतनी परसेंटेज सीट दे दिए जाते हैं।
प्रत्येक पार्टी को संसद में उसके अनुपात में सीट दे दी जाती है, जिस अनुपात में उन्हें वोटों का हिस्सा मिलता है। समझ रहे हैं आप लोग ना? इसमें प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता की सूची में चुन लेते हैं जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव में इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इसको और आगे पढ़ेंगे। किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं, यानी जितना प्रतिशत वोट पाएगा उतनी प्रतिशत सीटें मिल जाएगी। समझ रहे हैं? यानी वोटिंग परसेंटेज की जो वैल्यू होगी जितनी होगी उतनी ही इनके सीट प्रतिशत में बंटवारा हो जाएगा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व दो प्रकार के होते हैं। कुछ देशों में जैसे इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में मान लिया जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती है। दूसरा तरीका है कि अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है कि पूरे देश को, इसमें दलों को वोट देते हैं ना कि मतदाता को। इसमें पार्टीज को वोट दिया जाता है ना कि मतदाता को। दलों को वोट देते हैं ना कि उम्मीदवार को। उम्मीदवार, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। बहुदलीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करता है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं। जो भी मतदाता होते हैं वो राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, पार्टीज को वोट करते हैं, न कि उसके प्रत्याशी को। वही मैंने लिखा था पीछे कि दलों को वोट देते हैं, यानी पार्टीज को वोट देते हैं, न कि उम्मीदवार या प्रत्याशी को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती हैं। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप में अपनाया है। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। यानी कि हमारे यहाँ जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चलती है वो सिर्फ अप्रत्यक्ष चुनाव कहाँ, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, राज्यसभा के लिए और विधान परिषद के लिए। जो राज्यों में विधान परिषद कितने, 6 राज्यों में विधान परिषद है ना। 6 राज्यों का नाम बताइए फटाफट। कौन है? बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, 3 इधर हो गए, और कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, और तेलंगाना है। आई थिंक कहाँ गया इनका नाम? वेयर हैज गॉन देयर नेम? कहीं है, इधर ही लिखा हूँ मैं। नाम। चलिए मैंने बता दिया वैसे। तो आप समझ रहे हैं, यानी कि जो कहाँ चले गए? जो भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए सीमित रूप से अपनाया है। अब इसको देख लेते हैं ये क्या है, कैसे है। समझ रहे हैं आप लोग ना? ठीक है, समझिए। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना करने, कंपेयर। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत में पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाई में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। इसमें
किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र में मान लिया जाता है। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। इसमें फिर से क्या कहता है, हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। डिफरेंस देखते रहिएगा। इसमें लिखा है मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं, यानी कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की में मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं, जो उम्मीदवार है, जो प्रतिनिधि है। और इसमें मतदाता पार्टी को वोट देते हैं, ये सीधे कौन सी पार्टी पसंद है उस पार्टी का नेता। इसमें पार्टी को प्राप्त वोट के अनुपात में अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। यानी पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है। सही बात है। अभी हमने देखा कि कांग्रेस 415 सीटें प्राप्त कर चुकी थी, 80% वोट, लेकिन सीट मिला 48%। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका की सीटें मिलती हैं। यानी जिस अनुपात में उनका वोट होगा, मत होगा, उसी अनुपात में उनकी सीटें मिलेंगी। यानी कि वोट की परसेंटेज वैल्यू होगी उनकी सीट की परसेंटेज वैल्यू मान सकते हैं, इक्वलिटी में होता है। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोट का बहुमत यानी 50% + 1 जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। और इसमें विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है। उदाहरण में जैसे यूनाइटेड किंगडम और भारत है, इसमें जैसे इजराइल और नीदरलैंड है। समझ रहे हैं आप लोग? आइए आगे देखते हैं। राज्यसभा के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ये एक तीसरा स्वरूप है भारत में राज्यसभा चुनाव में देखने को मिलता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहते हैं। प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है। राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के चुनाव किए जाते हैं, जिसमें राज्य के विधायक भी मतदान करते हैं। मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम देते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं कि पहले नंबर पे मैं इनको पसंद करता हूँ, दूसरे नंबर पे इनको, तीसरे नंबर पर इनको पसंद करता हूँ। तो एक वरीयता क्रम में मत देना होता है। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है, जो निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर होता है। जैसे मान लीजिए, पहले फार्मूला देखिए, कुल मतदान डिवाइड बाई कुल विजयी उम्मीदवार प्लस में 1 टोटल + 1, ये फार्मूला है। यानी जितने नंबर ऑफ मतदान पड़े और जितने उसमें कैंडिडेट हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट +1, होल में +1। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान में 200 विधायकों में राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनना है। 200 विधायकों में से 4 सदस्य चुनना है राज्यसभा के लिए, तो विजयी उम्मीदवार को 200/4 + 1 यानी 5 हो गया। 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 डिवाइड करेंगे तो 40 होगा, प्लस में 1 जोड़ देंगे तो 41 वोट हो जाएगा। ठीक है। तो जब मतगणना होती है तब उम्मीदवार के प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है कि प्रथम वरीयता वोट किसके पास है। प्रथम वरीयता वोटों की गणना के बाद यदि प्रत्याशी की वांछित संख्या वोटों का कोटा नहीं प्राप्त कर पाती तो पुनः मतगणना प्राप्त की जाएगी। अब पुनः मतगणना प्राप्त की जाती है तो क्या होता है अगले स्टेप में, उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिले। पहली बार जब मतगणना होगी, जिसको सबसे कम वरीयता, कम वोट मिलेंगे, उस व्यक्ति को हटा दिया जाता है। और हुआ क्या साथ में,
उसके वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है ताकि वोट उसकी बेकार न जाए। ऐसा करने में प्रत्येक मत पत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरीय व्यवस्था। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि वांछित संख्या 4 के बराबर प्रत्याशियों को विजयी घोषित नहीं किया जा सके। समझ गए? इसको हम अभी नोट्स में छोटे में शॉर्ट में बनाए, वो भी बता देंगे। भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को स्वीकार किया गया, यानी वही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो कि ब्रिटेन में है और भारत में भी है। ये चूँकि उपमहाद्वीप जैसे विशाल देशों में भारत में नहीं हो सकता लगातार उस पद्धति में। सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था की सफलता इसकी लोकप्रियता है। लोकप्रियता का कारण है उन सामान्य मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीतिक और चुनाव का विशेष ज्ञान नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पद्धति को इसलिए अपनाया कि आम पब्लिक भी जो सचमुच में ज़्यादा अवेयर नहीं है वो भी इस पद्धति को समझ सकती है ईजिली। इस पूरी चुनाव व्यवस्था को समझना अत्यंत सरल है। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प भी होते हैं। मतदाताओं को वोट करते समय किसी प्रत्याशी या दल को केवल स्वीकृति प्रदान करना होता है। राजनीतिक वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए किसी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकता है और किसी दल को भी। वो चाहे तो इन दोनों में मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दिलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी, अरे दिलों नहीं है दलों में, मैं भी पढ़ रहा हूँ। यह प्रणाली मतदाता को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प है। ऐसे चल के समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चलती है। आइए उसको आगे देखते हैं। देन क्या हुआ, सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचित क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व कौन है और उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। समझ रहे हो? संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। यही आगे चलकर कार्यपालिका को विधायिका बहुमत प्राप्त हो, क्योंकि मतों के प्रतिशत और अनुपातिक विधायकों की सीटों में बांट दी जाएगी। तो एफटीपीटी ये है कि जो सबसे ज़्यादा वोट पाया वो जीत गया। यह प्रणाली एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है और संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान की कार्यप्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। और सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई। समझ गए आप लोग? और इसको सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। इसी को द्विदलीय व्यवस्था उभरने कहते हैं। ठीक, सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई गई, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया। इसके साथ साथ छोटे दल भी अस्तित्व में रहे। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय यानी गठबंधन की बात होने लगी। आप पढ़े ही हैं 12वीं क्लास की जो बुक है। प्रणाली में देखा गया है, इसके साथ अनेक राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभरती गई, क्योंकि शुरू में कांग्रेस का राज था, कांग्रेस दबदबा थी। और फिर धीरे धीरे जब 89 की बात आई तो उस समय गठबंधन सरकारें बनने लगी, क्योंकि कांग्रेस में टूट फूट होने लगी। चलिए आइए, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण क्या होता है। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे यहाँ जाति निर्धारित भेदभाव का इतिहास रहा है, ऐसे सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली परिणाम यह होगा कि दबंग सामाजिक समूह और जातियाँ हर जगह जीत जाएंगी
और दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। हमारे संविधान निर्माता कठिन परिस्थितियों से वाकिफ थे। ऐसे दलित पीड़ित सामूहिक सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझे, जिसकी वजह से लोकसभा में 84 सीटें फिक्स कर दी गई अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें फिक्स कर दी गई अनुसूचित जनजाति के लिए, है ना। एक यहाँ पे क्या लिखा है, तजमुल हुसैन, ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तजमुल हुसैन का वक्तव्य है जो कि संविधान में बोले 26 मई 49 को, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही है। समझते रहिएगा, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही है। इसने देश की अपूरणीय क्षति, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, ये विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तिरंग, शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे, काहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय 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 हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। ओके 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 ओके, बगल में स्कूल है, वहाँ पे प्रार्थना, ओके, वहाँ पे जनगण मन चलने लगा तो मैं स्टैंड अप हो गया, बिकॉज आई एम ए टीचर ब्रो। थैंक यू। उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया। तो इन्होंने बोला कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही है, देश की अपूरणीय क्षति है। पृथक निर्वाचन मंडल ने हमारी प्रगति को रोक दिया है। हम मुसलमान राष्ट्र में मिल जाना चाहते हैं। खुदा के वास्ते मुस्लिम समुदाय के लिए किसी प्रकार का आरक्षण पर विचार न करें। तजमुल हुसैन ने ये बात बोली है संविधान सभा में, इम्पोर्टेंट है इसलिए उनका नाम बोला हूँ, तजमुल हुसैन। तो ये सब इसलिए रहा कि पृथक निर्वाचन मंडल शुरुआत से ही चलता आ रहा था। केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे जहाँ संविधान सभा के लिए अनेक सब हैसियत है। हाँ, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में व्यवस्था को अपनाया गया और किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। SC ST OBC सिख ऐसे करके डन। तो ये व्यवस्था हम समझ गए। आगे देखते हैं क्या क्या हुआ इसमें। परिसीमन आयोग, निर्णायक एक स्वतंत्र संस्था द्वारा यह लिया जाता है। परिसीमन आयोग कहते हैं जिसको राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करता है और चुनाव आयोग के साथ साथ मिलकर काम करता है। इसमें निर्वाचन क्षेत्रों की सीट को, निर्वाचन की बात करें तो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र शब्द क्यों लिखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा निर्वाचन आयोग बहुत ही पावरफुल है। इलेक्शन कमीशन, किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव, ये लिखा, भारत में चुनाव प्रक्रिया के स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो चुनाव के संचालन देखरेख के लिए बनाया गया है। आप जान सकते हैं कि अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है, जबकि हमारे यहाँ पावरफुल है। आर्टिकल 324 में देखा गया, संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का
और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, 3 शब्द है, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण है। डायरेक्शन भी देता है, कंट्रोल भी करता है और उसका परीक्षण भी करता है। एक आयोग निश्चित होगा जिसे संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया। तो चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल है, इसी वजह से सब होता है। अनुच्छेद 324 में अधीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार इसके पास है। भारत में निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के लिए चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी कि ये स्थानीय के लिए जिम्मेदार नहीं है। स्थानीय के लिए तो राज्यों में निर्वाचन आयुक्त किए जाते हैं, उनका अलग काम है और सेंट्रल का अलग काम है। इसमें अगर देखा जाए तो भारत में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय, बहुसदस्यीय भी हो सकता है। चूँकि पहले एक सदस्यीय ही था, बाद में बहुसदस्यीय हुआ, फिर एक सदस्यीय होगा, फिर बहुसदस्यीय हो गया, ऐसे करके 89 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 89 के आम चुनाव के ठीक पहले 2 अन्य निर्वाचक आयुक्तों की नियुक्ति कर गई, यानी कि 89 पहले एक थे 89 से पहले, फिर उसको 89 के बाद 2 किया गया और जोड़ दिया गया तो 3 हो गए, लेकिन फिर उसको हटा दिया गया। देन लास्ट आखिरी में 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई और 1993 के बाद अब 3 निर्वाचन आयुक्त, जिसको बहुदलीय बोले, बहुसदस्यीय हो गया और तब से लेकर अब तक चलता रहा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच इस बात पर घोर मतभेद था कि किसको कितनी शक्ति प्राप्त है। इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय को करना पड़ा। अब इस बात पर सामान्य सहमति है कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इससे आयोग की शक्तियों की साझेदारी हो गई है और आयोग पहले से कहीं ज़्यादा जवाबदेह बन गया है। समझ रहे हैं, जवाबदेह बन जाना, जैसे कि उनकी तीनों व्यक्ति की सुविधा, भत्ता, वेतन और शक्ति तीनों व्यक्ति के समान है, सभी बराबर है, बस एक हेड है और दूसरे उसके सबऑर्डिनेट है। राष्ट्रपति करता है इनका नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इनकी एबिलिटी देखी जाए तो 6 वर्ष तक रह सकते हैं, 65 वर्ष की उम्र तक उनका कार्यकाल। तो ये सब इसको शॉर्टकट में हमने दिखा लिया यहाँ पे। और ये बात हुई थी कि इस प्रक्रिया में, इसको चुनाव में भाई भेदभाव ना हो जाए, पावरफुल पर्सन जो सत्ता में वो ना कर सके, तो सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियाँ, विपक्ष का नेता शामिल होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श की जरूरी होनी चाहिए, जिसकी वजह से ऐसा पावरफुल बनाया जाए। यानी राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है और संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से, यानी कि विशेष बहुमत क्या होता है, इसको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है। बहुमत के प्रकार वो पढ़ लीजिएगा ज़रूर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और महाभियोग क्या होता है, वो भी विशेष बहुमत के द्वारा ही होता है। हम पिछले वीडियो में किस में कवर किए हैं ये ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत ही शानदार पढ़ा है विशेष बहुमत से। तो ये सारी निर्वाचन से ही चल रही है रिलेटेड। आगे चलते हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि 51-52 में लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं। 51-52 यानी जो पहली चुनाव हुई थी से लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा विधानसभाओं के अनेक चुनाव और उपचुनाव कराए गए हैं। निर्वाचन आयोग को असम, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर जैसे हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चुनाव कराने कठिन परिस्थितियों में भी सामना करना पड़ता है। उन्हें 1991 में पूरी चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। समझ रहे हैं, 91 की बात हो रही है। निर्वाचन आयोग को 2002 में एक अन्य गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा, जब गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई थी और उपचुनाव कराना पड़ा।
लेकिन निर्वाचन आयोग ने पाया कि राज्य में अप्रत्याशित हिंसा के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना तुरंत संभव न था। निर्वाचन आयोग ने राज्य में विधान सभा चुनाव को कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दिया। उसका स्थगित करने का निर्णय लिया, जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के इस निर्णय को वैध ठहराया। बहुत ही सोच समझ के सब कुछ हुआ। आइए, तो ऐसे करके हमने इसको कंप्लीट कर लिया। चुनाव सुधार में हमने बहुत सारी नोट्स पढ़ा है, कई जगह पढ़ा है चुनाव सुधार कैसे कैसे किया जाना चाहिए। जैसे एक पढ़ लेते हैं, हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिए, जिससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटें मिले जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे। ये गुड थिंग है, अच्छा है। जैसे कि संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। संसद और विधानसभाओं के 1/3 सीटों पर कह रहे महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएं, जबकि आई थिंक 128वां विधेयक है ना, 128वां हाँ विधेयक कई बार पारित करने को कहा गया, लेकिन अभी तक पारित नहीं हो पाया। देखिए अगले सेशन में होता है कि नहीं, मोदी जी ने तो बोला है। चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और उसे अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। सरकार को एक विशेष निधि से चुनावी खर्चों का भुगतान करना चाहिए। ऐसा मतलब चाहिए, ये चीज़ बना रहे हैं, बनाया जाए, ऐसा करने को यानी सुधार की बात हो रही है। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। भले ही उसने उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो, फिर भी चुनाव रोक देना चाहिए। चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए। ये कुछ सीमित सुझाव हैं। इन सुझावों पर कोई आम राय नहीं है, लेकिन इन पर आम राय बन भी जाए तो भी कानून और औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक कारगर हो सकते हैं। वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब उम्मीदवार, राजनीतिक दल और सभी लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करेंगे। यही सब है इम्पोर्टेंट। देन आगे अब लगभग ख़त्म हो गया। यस डन। निष्कर्ष में क्या क्या है हमने देखा कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये 128वां विधेयक हमने बताया, वही है जो चीज़ें निष्कर्ष हमने कंप्लीट कर लिया। हाँ, एक चीज़ ये पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है। क्या है? भारत का लोकतंत्र अब अनपढ़ भारत का लोकतंत्र अब अनगढ़ यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? भारत और ब्रिटेन में जो होता है वो छोड़िए, सहमत नहीं सहमत, क्वेश्चन पूछ रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, NDV प्रतिज्ञा, शपथ ले रहे हैं। कब है? 25 जनवरी को। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं? सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम और निर्वाचन साक्षरता क्लब इत्यादि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब नोटबुक से कवर कर लेते हैं आगे कार्यपालिका। ये हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं।
तो इसको ख़त्म हम फटाफट अपने नोट से कवर कर देते हैं, बस 5-7 मिनट लगेगा। 5-7 मिनट में क्या है, चुनाव और प्रतिनिधित्व, यही चैप्टर था ना क्लास 11 का। इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के प्रबल विरोधी कौन थे? जेम्स मिल, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये नहीं चाहते थे कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार हो, इसके विरोधी थे। और सपोर्ट क्या करते थे? बौद्धिक स्तर वाले लोगों को वोट का अधिकार हो, जो पढ़े लिखे हो। शासक का चुनाव अज्ञानी विवेकहीन जनता नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, मतलब जो विवेकहीन जनता पर चुनाव नहीं छोड़ना चाहिए, इनका मानना था कि पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। शिक्षित लोगों को ही मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? जीएस मिल साहब। आइए लोकतंत्र और चुनाव देखते हैं। लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन के लिए चुनाव कानूनों का निर्माण करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से शासन के लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। भारत जैसे विशाल देश में लोग अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये कार्य करते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं हम लोग। भारत में चुनाव व्यवस्था कैसे होता है? जो सबसे आगे वही जीते, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अभी हम पढ़े हैं। जैसे कि एमएलए विधायक ही तो होते हैं। आरवीएस यानी कि राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा। एमपी सांसद जो कि लोकसभा में होते हैं। ये सिस्टम फ्रॉम ब्रिटेन से लिया गया है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। 1984 में लोकसभा चुनाव हुआ। इसमें क्या हुआ? 543 टोटल सीटें हैं, जिसमें 415 कांग्रेस जीत गई, यानी 3/4 हिस्सा तो कांग्रेस जीत गई सीट। कांग्रेस को 48% वोट मिला और सीट मिली 415। भाजपा को अभी हम जो पीछे वो सीट सूची देखे थे उसी का है। भाजपा को 7.4% वोट मिला, लेकिन 2 सीट मिली। ऐसे ही समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यानी जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। और हमने अभी पढ़ा है कि सर्वाधिक वोट पाने वाले जीत जाते हैं। और समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? पूरा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र में हो जाता है। मैं पढ़ा चुका, मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉरी, और दोबारा मैं इसको रिकॉल कर दे रहा हूँ। एक से ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। पार्टी को वोट कर सकता है, ये पार्टी को वोट करता है, ना कि प्रतिनिधि को। जितना वोट उतना सीट मिलेगा। जितना वोट परसेंटेज में वोट वैल्यू इक्वल टू सीट की वैल्यू बराबर। वोट का कोटा पूरा होगा बहुमत है, यानी कि इजराइल में चलता है या नीदरलैंड में चलता है। इसमें क्या है कि देश को निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाएगा। डेलिमिटेशन वही परिसीमन आयोग द्वारा। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं। यहाँ पे मतदाता प्रत्याशी को वोट देते हैं, उम्मीदवार को। यहाँ पार्टी को वोट दिया जाता है। यहाँ निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। यहाँ पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, जबकि इसमें बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। मतदाता के अनुपात में कम या ज़्यादा सीट मिल सकती है। इसमें जितना वोट उतना ही सीट। विजयी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट मिलने की ज़रूरत नहीं है। और ये पद्धति चलती है कहाँ? ब्रिटेन में और इंडिया में। ये वोट का कोटा पूरा करना होगा बहुमत इजराइल और नीदरलैंड। फटाफट खत्म, बस एक पेज और। परिसीमन आयोग की अधिनियम 1952 इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं हाईलाइट करके ऊपर लिख के रखता हूँ। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952। चौथे परिसीमन आयोग के माध्यम से न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे। आर्टिकल 82 में इसका मेंशन है परिसीमन आयोग। और 12 जुलाई 2002 से लेकर 2026 तक, ये 2026 तक कुलदीप सिंह रहेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त अध्यक्ष होता है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वही इसका अध्यक्ष होता है। किसका? परिसीमन आयोग का। और इसमें जो परिसीमन आयोग के जितने भी सीनियर अध्यक्ष होते हैं वो न्यायमूर्ति होते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। चौथे परिसीमन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे। मतलब अभी तक चार परिसीमन आयोग हो चुका है। भारत में राज्यसभा का चुनाव
सामुदायिक प्रणाली होती है। सामुदायिक प्रणाली एकल संक्रमणीय प्रणाली होती है। प्रत्येक राज्य का कोटा होता है। प्रत्येक राज्य के लिए सीटों की संख्या होती है और राज्यसभा के विधानसभा के लिए राज्यसभा के चुनाव में विधानसभा के सदस्य वोट करते हैं। सही बात है, विधानसभा के सदस्य ही तो अपने राज्यसभा मेंबर चुनते हैं। तो जैसे बिहार में 16 सीट है, यूपी में 31 है, वगैरह वगैरह सब जगह है। प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक निर्धारित मत मूल्य प्राप्त करना होता है। मत मूल्य क्या है, अभी हमने किताब में पढ़ा, कुल मत है ना, कुल मतदान हुए और कुल विजयी मत उम्मीदवार +1 = +1। ये हमने वहाँ का कहाँ का एग्जाम्पल लिया था, राजस्थान का। भारत में लोकसभा के चुनाव में FPTP क्यों अपनाया गया? क्योंकि सामान्य लोग भी इसको समझ सकते थे। ये प्रणाली वे लोग भी समझ जाते जो विशेष राजनीतिक ज्ञान नहीं रखते। मतदाता के पास 2 विकल्प होते हैं, एक पार्टी एक उम्मीदवार। मन करे तो पार्टी को चुने, मन करे तो उम्मीदवार को चुने। उनके पास फ्री छूट है भैया, आप कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है। भारत में 1989 के बाद गठबंधन सरकार का बोलबाला हुआ, जिससे निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण आज़ादी से पहले मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र था। और तजमुल हुसैन का हमने किताब में अभी पढ़ा कि तजमुल हुसैन ने पृथक निर्वाचन का विरोध किया। ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों की अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र बने। इन्होंने कहा कि यह अभिशाप जैसा है, मुसलमानों की तरक्की में बाधा है, खुदा के वास्ते मुसलमानों के लिए आरक्षण का विचार न किया जाए। वहीं जयपाल सिंह थे, ST का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ST यानी जनजाति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और संविधान सभा में इन्होंने ST के प्रतिनिधित्व के आरक्षण की मांग की। कौन थे? जयपाल सिंह, नाम याद रखिएगा। और ये कौन थे? तजमुल हुसैन। ST के प्रतिनिधित्व आरक्षण की मांग की। इन्होंने कहा कि 1585 विधायकों में से महज 24 विधायक ही आदिवासी हैं, अतः उन्हें आरक्षण दिया जाए। लोकसभा में हुआ क्या, 543 सीटें हैं, उसमें से SC को 84 सीटें फिक्स हो गई, ST को 47 सीटें फिक्स हो गई। कौन सा सीट आरक्षित होगा यह फैसला कौन करेगा? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग कौन सी सीट आरक्षित होगा यह फैसला कौन करता है? परिसीमन आयोग, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मंत्रिपरिषद के आधार पर। परिसीमन आयोग, जिसको डेलिमिटेशन बोलते हैं, स्वतंत्र संस्था है। गठन बाई राष्ट्रपति, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है ये, और निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। कौन सा क्षेत्र आरक्षित होगा, कैसे होंगे? SC ST के निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करना, अनुसूचित जाति का क्षेत्र, यह 2 बातों का ध्यान रखेगा, जिसमें संख्या का अनुपात अधिक हो और यह फैसला विभिन्न क्षेत्रों में होना चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की बात करें तो सार्वभौमिक मताधिकार की बात करें तो ऑल सिटीजन एडल्ट एट 18 ईयर्स, जो 18 वर्ष से पहले, एक चीज़ सोचना है इसमें, जो 18 वर्ष की बात है वो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, जबकि इससे पहले 21 साल था। इससे पहले 21 साल था और उससे भी पहले 24 साल था। नेहरू रिपोर्ट में, ये नेहरू रिपोर्ट आई थिंक मोतीलाल नेहरू की बात थी। हाँ यस, मोतीलाल नेहरू 21 साल हमारे संविधान ने अपनाया था। 18 साल जो 1989 में 61वां संविधान संशोधन हो गया, तो 3 हो गया, 24 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, अभी 18 वाला लागू है। चुनाव सुधार की बात करें तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाली प्रणाली को छोड़कर सामुदायिक समानुपातिक प्रणाली अपनाया गया। ओके। लोकसभा एंड विधानसभा में महिला के लिए 1/3 रिजर्व होना चाहिए। इस सुधार की बात कर रहे हैं। चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ फौजदारी मामला लंबित हो तो उसे चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। चुनाव में जाति एवं धर्म के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दलों में लोकतंत्र होना चाहिए। राजनीतिक दलों में भी लोकतंत्र होना चाहिए, जबकि ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। देन
ख़त्म। अब आगे कार्यपालिका, ये हम पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर को आप जाके देख लीजिएगा। इसमें हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल, अटॉर्नी जनरल इत्यादि हमने पढ़ा था, तो आप इसको जाके कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम पढ़े हैं मज़ेदार चीज़। क्या है मज़ेदार? क्या पढ़े हैं? चुनाव। हमने पढ़ा है चुनाव और प्रतिनिधित्व, और इसको हमने इस बुक से भी कंप्लीट कर लिया है, भारत का संविधान, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो थैंक यू सो मच आप सबको इतना टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।